हेलो व्यूअर्स, आज हम प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछली बार की क्लास में आपको बताया गया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह इस प्रस्तावना को लेकर के पंडित नेहरू भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के सामने प्रस्तुत किए और निर्मात्री सभा ने सर्वसम्मत से इसे स्वीकार किया। लेकिन हम आपको ये बताते चलते हैं कि भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है यह किसी भी रूप में संवैधानिक रूप से कानूनन मान्यता प्राप्त नहीं है। यह मात्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका जब इस पर विधिवत चर्चा की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मात्र संविधान का एक अंग माना है, न कि यह कोई विधि है, यानी कि यह कोई कानून नहीं है। अब भारत के संविधान में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सेरेमनी रिजोल्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू द सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब ये जो शब्द आया है हम भारत के लोग, अब ये शब्द ही नहीं है, अपितु यह बताता है कि भारत का जो संविधान है यह भारत की जनता के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। यानी कि भारत का जो संविधान है वह भारत की जनता के मतभ्य के अनुसार चलेगा। भारत का जो शासन व्यवस्था है भारतीय जनता के मतभ्य के अनुसार आगे बढ़ेगी। यानी कि संपूर्ण जो सत्ता का अधिकार है वह भारत की जनता के हाथ में है। दूसरा, रिजोल्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न। भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश। अब यहां पर देश शब्द को किनारे करते हैं और राज्य शब्द को लेकर के आते हैं। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। अब भारत राज्य है, इस विषय पर हम जरा ध्यान देने वाली बात करेंगे। देखिए, देश तो कोई भी हो सकता है, लेकिन राज्य वही हो सकता है जिसके पास चार आयाम हो। चार आयाम क्या क्या हो सकते हैं? राज्य बनने के चार आयाम हैं। सबसे पहले तो भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए राज्य बनने के लिए। दूसरा, जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा, सरकार होनी चाहिए। और चौथा, प्रभुत्व संपन्नता चाहिए। प्रभुत्व संपन्नता, यह राज्य के चार आधार हैं। राज्य के चार आधार। भूभाग, जनसंख्या और सरकार, ये बहुत से देशों में पाई जाती है। जैसे अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य की बात करते हैं, ब्रिटिश भारत की बात करते हैं, तो ब्रिटिश भारत के समय में भी भारत का भूभाग था, भारत में जनसंख्या थी और भारत में एक सरकार काम कर रही थी। लेकिन भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य या राष्ट्र या देश नहीं था। ठीक है, इस आधार पर भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता था। हाँ, देश या राष्ट्र भले कहा जा सकता था। यानी कि भारत का संविधान की प्रस्तावना पहले क्लियर करती है कि भारत एक सॉवरेन है। सॉवरेन अर्थात स्टेट है और स्टेट के पास सॉवरेनिटी का पावर होता है। और सॉवरेनिटी का पावर ये आपको बताता है कि भारत का चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, दोनों ही मामले में विधायन अर्थात कानून बनाने की जो क्षमता होगी वह भारत के देश के सरकार के पास होगी। और सरकार, अभी हमने पहले बताया कि यह संविधान, यह देश, यह लोकतंत्र भारत की जनता के आधार पर चलेंगे। यानी कि यहाँ के लोगों के मतैक्य के अनुसार यह देश का आंतरिक और बाह्य
गतिविधि निर्धारित होगी। यह शक्ति हमें कौन देता है? भारत के संविधान में सॉवरेनिटी का जो जिक्र किया गया है, प्रभुता संपन्न की जो बात की गई है, संप्रभुता की जो बात की गई है, उससे हमें यह शक्ति प्राप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सोशलिस्ट और सेकुलर। जब हम बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर दो ऐसे शब्द हैं जो भारतीय प्रेम्बल में नजर आते हैं, जो कि जब भारत के संविधान की मूल रचना लेकर के पंडित नेहरू आए थे तब उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया था। सोशलिस्ट शब्द और सेकुलर शब्द यानी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता का वर्णन हमारे मूल प्रेम्बल में नहीं था। यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी लेकर के आए। यानी कि ये जो दो शब्द हैं सेकुलर और सोशलिस्ट, इन दो शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए। यही इकलौता अमेंड किया गया है हमारे प्रेम्बल। उसके बाद भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ध्यान देने वाली बात है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोक गणतंत्रात्मक राज्य, लोकतंत्र और गणराज्य, यानी कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए। इतना ही नहीं, जनता के द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन गणराज्य भी है उसमें। जब गणराज्य की बात आ जाएगी तो गणराज्य हम उसी को कहते हैं जहां का, जिस भी देश का जो हमारा हेड ऑफ द कंट्री होगा, यानी कि भारत का सर्वोच्च जो, जिसे हम आमतौर पर शासक कहते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, वह जनता के द्वारा चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोसेस से चुना जाता है, यानी कि चुन करके आता है, न कि सेलेक्ट होकर के आता है। उस देश को हम गणराज्य कहते हैं। तो भारतीय गणराज्य का जो हेड है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वह भारत का राष्ट्रपति है, जो कि इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुन करके आता है। भारत का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, वह सेलेक्टेड है, नॉट इलेक्टेड। भारत का प्रधानमंत्री इलेक्टेड है, सॉरी सेलेक्टेड है, न कि इलेक्टेड। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वह इलेक्टेड है, न कि सेलेक्टेड। इसलिए भारत जो है एक रिपब्लिक यानी कि गणराज्य है। इसके अलावा भारत में और क्या कहा गया? भारतीय संविधान का जो व्यवस्थात्मक पहलू हमको नजर आता है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस किन आधार पर मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि भारत के सभी लोगों को समान रूप से यह सभी व्यवस्थाएं न्याय संगत होंगी। क्या क्या? सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, ये सभी अधिकार उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त होंगे। ऐसा हमारा संवैधानिक प्रस्तावना पहले ही इन चीजों का जिक्र करता है। साथ ही साथ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम। किस चीज की? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, यानी कि ये पूरी की पूरी स्वतंत्रता जो है, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये समस्त स्वतंत्रताएं जो है हमारा संविधान हमें देगा। आगे जब पढ़ेंगे राइट, मौलिक अधिकार, तब हम वहां पर इन चीजों की विस्तृत चर्चा करेंगे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके बीच में समता का सिद्धांत लागू होगा, यानी कि सभी समान अधिकार के तहत ट्रीट किए जाएंगे। सारी अपॉर्चुनिटी भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान होगी, यह व्यवस्था दी गई।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में। Fraternity adhering to the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation। राष्ट्र के कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति नागरिकों के जो मूल अवधारणाएं हैं, इन चीजों का भी जिक्र किया गया है। यानी कि ये बताता है कि संविधान में ये चीजें निहित है। उसके बाद हम देखते हैं, इन our constituent assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution। यानी कि भारत का संविधान जो है भारत के नागरिकों के द्वारा कब एडॉप्ट किया गया, एनेक्ट किया गया और उसको आत्मसात किया गया, यानी कि उसे आत्मार्पित किया गया, उसे अधिनियमित किया गया और उसे अंगीकृत किया गया। किसके द्वारा? भारत के लोगों के द्वारा किया गया। यह किसी सरकार की बात नहीं की गई है, या किसी बाह्य शक्ति की बात नहीं की गई है, या किसी ईश्वर के प्रति नहीं किया गया है। यानी कि यह भारत के लोग इसकी मान्यता देते हैं कि हम भारत के संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। और यह भारत का संविधान कब अधिनियमित, कब आत्मार्पित और कब अधिनियमित हुआ? तो ये जो है ये 26 नवंबर 1949 को हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। दोनों में बेसिक अंतर है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया, यानी कि बन करके तैयार हो गया। और उसे देश पर कब लागू किया गया? 26 जनवरी सन 1950 को। ये दो डिफरेंस हमको क्रिएट करके चलने पड़ते हैं। दूसरा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ, जिसको भारत की निर्मात्री सभा ने उसको अंगीकृत करते हुए, उसको आत्मार्पित करते हुए उसको अधिनियमित किया। किसके बिहाफ पर? जनता के बिहाफ पर, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि थे, वो जनता के प्रतिनिधि थे। इस तरह से भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन करके अगर तैयार हुआ, अगर यह प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे? उसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर सन 1949। और अगर यह प्रश्न उठता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी सन 1950। ये अंतर है। साथ ही साथ हम अब थोड़ा सा कुछ चीजों पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट के केस में हम जरा देखते हैं। 1973 में, जब उसके पहले सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट एक कहता है कि बस यह भारत के संविधान की कुंजी है, यह भारत के संविधान का अंग नहीं है। लेकिन उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह निर्णय सुनाया कि नहीं, यह कुंजी तो है, यानी सिलेबस तो है, यह एक पैटर्न तो है भारत के संविधान का, लेकिन भारत के संविधान का एक आवश्यक भाग है, अंग है। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बात जरूर कहता है कि अब विधि नहीं है, यह अंग है, इससे सीखने की जरूरत है। इसके आधार पर भारत का संविधान चलता है, भारत का संविधान की प्रस्तुति इसके आधार पर हो सकती है, लेकिन यह विधि नहीं हो सकता है। अगले वीडियो में जब हम अगली क्लास लेंगे, तब हम वहां पर भारत के राज्य और केंद्र, इन दोनों की शक्तियों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे।